दोस्तों, आलमगीर द्वितीय 1699 से 1759 का नाम शायद बहुत से लोगों को ज्यादा परिचित न हो, लेकिन यह मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सत्ता तो पाई, लेकिन उसके पास न तो शक्ति थी और न ही अधिकार। आलमगीर द्वितीय का असली नाम अजीजुद्दीन था और वह मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम का पोता था। आलमगीर द्वितीय ने 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक शासन किया, लेकिन इस पूरे समय उसके आसपास की परिस्थितियों ने उसे कठपुतली सम्राट से ज्यादा कुछ नहीं रहने दिया। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन के दौर का प्रतीक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर नहीं बैठ पाया था, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पूरी तरह से आंतरिक षड्यंत्रों और बाहरी ताकतों के हाथों में थी। आलमगीर द्वितीय के शासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था कि उसे कभी असली शक्ति प्राप्त नहीं हुई। उसकी गद्दी पर आने की कहानी भी अपने आप में उतनी ही पेचीदा और साजिशों से भरी हुई थी जितना कि उसका शासनकाल। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद उसका बेटा अहमद शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन अहमद शाह के शासन में मुगल साम्राज्य और भी ज्यादा कमजोर हो गया। दिल्ली दरबार की राजनीति में दखल देने वाले लोग, खासकर अफगान नेता गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को सत्ता से हटा दिया। उसके बाद इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। यह नाम उसने मुगल सम्राट औरंगजेब से प्रेरित होकर लिया था, लेकिन वह कभी भी औरंगजेब जैसी ताकत और दबदबे वाला शासक नहीं बन सका। आलमगीर द्वितीय का शासन सत्ता की कमजोर पकड़ और राजनीतिक अस्थिरता का था। इमादुल मुल्क ने उसे गद्दी पर बिठाया, लेकिन वह असली ताकत खुद अपने पास रखना चाहता था। आलमगीर सिर्फ नाम मात्र का शासक था, असली शक्ति इमादुल मुल्क के हाथों में थी। वह हर फैसले में हस्तक्षेप करता और सम्राट को अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाता। आलमगीर द्वितीय के शासन का एक और बड़ा मुद्दा मराठों का बढ़ता दबदबा था। मराठा साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था और मुगलों की ताकत को चुनौती दे रहा था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल का सबसे बड़ा संकट तब आया जब अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब्दाली ने पूरे शहर को लूट लिया, लोगों का कत्लेआम किया और मुगल साम्राज्य की सत्ता को और कमजोर कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब मुगल साम्राज्य का अस्तित्व केवल नाम मात्र का रह गया था। आलमगीर द्वितीय इस पूरी स्थिति में पूरी तरह से असहाय था। उसके पास न तो इतनी शक्ति थी कि वह अब्दाली का सामना कर सके और न ही इतनी राजनीतिक सूझबूझ कि वह अपने साम्राज्य को बचा सके। अहमद शाह अब्दाली के हमले ने दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को तहस-नहस कर दिया, लेकिन आलमगीर द्वितीय सिर्फ तमाशा देखता रहा। वह इस हमले के बाद भी अपनी सत्ता को फिर से मजबूत करने में नाकाम रहा। दरअसल वह इतना कमजोर था कि खुद को बचाने के लिए उसे मराठों और अफगानों की मदद लेनी पड़ी। अब्दाली के आक्रमण के बाद मराठों ने कुछ समय के लिए दिल्ली पर नियंत्रण किया, लेकिन यह नियंत्रण भी बहुत अस्थायी था। आलमगीर द्वितीय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि वह अपने ही वजीर से धोखा खा गया। इमादुल मुल्क जिसने उसे गद्दी पर बैठाया था, वही उसकी मौत का कारण बना। इमादुल मुल्क ने सत्ता के लिए मराठों के साथ सांठगांठ कर ली और आलमगीर द्वितीय को साजिश के तहत खत्म करने की योजना बनाई। इस पूरे षड्यंत्र का अंत तब हुआ जब 1759 में इमादुल मुल्क ने नवाब मीर बख्शी को आलमगीर द्वितीय की हत्या करने का आदेश दिया। 29 नवंबर 1759 को दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद भी मुगल साम्राज्य का पतन जारी रहा और जल्द ही यह पूरी तरह से खत्म हो गया। आलमगीर द्वितीय का व्यक्तित्व बेहद कमजोर और असमर्थ था। वह अपने समकालीन शासकों की तरह बुद्धिमान और दूरदर्शी नहीं था।
उसे साजिशों और राजनीति की समझ नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे दी और खुद कुछ करने की कोशिश नहीं की। वह केवल नाम मात्र का सम्राट था, जिसके पास न तो सैनिक ताकत थी और न ही प्रशासनिक क्षमता। इतिहास में आलमगीर द्वितीय का स्थान एक कमजोर और असहाय सम्राट के रूप में है, जो अपने साम्राज्य को बचाने में पूरी तरह असफल रहा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और इसके बाद कभी भी यह साम्राज्य अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पा सका। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के बाद मुगल सम्राटों का केवल नाम ही बचा। असली सत्ता या तो मराठों, अफगानों या फिर अंग्रेजों के हाथों में चली गई।